वंचितों की आवाज, मूलवासियों के सरताज, परलकोट विद्रोह के नायक, हमारे महान पुरखे शहीद गेम सिंह नायक जी की 202वीं शहादत दिवस पर मैं उन्हें इस डोंडी की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज इस 202वीं शहादत दिवस पर उपस्थित हमारे राज्य के सरल मृदुभाषी सहज कैबिनेट मंत्री आदरणीय डंकार वर्मा जी, हमारे क्षेत्र की जनप्रतिनिधि पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, और हमारे इस आदिवासी हल्बा हल्दी राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय परशुराम पवार जी सहित सारे अतिथियों को, और आज के इस शहादत कार्यक्रम में बैठे हमारे माताओं, हमारे बहनों, हमारे भाइयों और हमारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को मैं सादर नमस्कार करते हुए सेवा जोहार जय भीम करता हूँ। आज इस शहादत दिवस पर मैं बहुत कम समय लूंगा। आज शहादत दिवस पर हम थोड़ा सा आज से 202 साल पहले शहादत प्राप्त शहीद गेम सिंह जी को थोड़ा सा नमन करते हैं। शहीद गेम सिंह जी का संघर्ष ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और मराठा शासक के खिलाफ था। शहीद गेम सिंह जी की क्या चाहते थे? शहीद गेम सिंह जी चाहते थे कि उनके जंगल, उनके जमीन, उनकी सम्मान और बाहरी ताकतों का जो लगातार दबाव बस्तर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था, उससे वो मुक्ति चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संघर्ष उठाया और आज 200 साल बाद जो शहीद गेम सिंह जी ने संघर्ष शुरू किया था इस बस्तर क्षेत्र के परलकोट जमींदारी के अंतर्गत, वो 200 साल भी आज भी हम यहाँ के जो मूलवासी जनजाति वर्ग है, जल जंगल जमीन सम्मान स्वाभिमान बाहरी ताकतों के दबाव से जूझ रहे हैं। जैसा कि हमारे सगाजनों ने अभी शपथ दिलाई और कुछ मांग कहा, मैं उन्हीं पर चाहता हूँ। हम भोले भाले आदिवासी जनजाति वर्ग एक ज्ञात सूत्रों के मुताबिक भारत में 258 आदिवासी रियासत भारत सरकार को दी है, तब कहीं जाके भारत का राज्य बना है। हम उसके बदले में हम 258 रियासत भारत के गणराज्य को दिए हैं। मैं जिस क्षेत्र का निवासी हूँ, सारंगगढ़ में जन्म लिया हूँ, सारंगगढ़ रियासत भी आदिवासियों की रियासत है। तो हमने 1948 तक 258 रियासत भारत के गणराज्य को दी। बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमको दो चीज मिला। हम आज 2025 में उन 258 रियासत को हम वापस नहीं मांग रहे हैं। आदरणीय वर्मा जी, मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, ये कुछ डिमांड है जो शहीद गेम सिंह जी की शहादत से जुड़ा हुआ है। हम 258 रियासत को वापस नहीं मांग रहे हैं। 258 रियासत के बदले में दो चीज मिली। एक तो मिली गोंडवाना ट्रेन, दूसरी मिली अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत के संचित निधि से आदिवासियों के लिए पृथक बजट। हम यही चाहते हैं 275(1) के तहत आदिवासियों के लिए क्या मांगे होनी चाहिए। हर साल भारत सरकार राज्य के कैबिनेट को ये संदेश भेजती है कि आदिवासियों को क्या चाहिए, ये आप लिख के देखिए। हम चाहते हैं, आदरणीय मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अनुच्छेद 275(1) के तहत हर साल, किसी साल 800 करोड़, किसी साल 1000 करोड़, किसी साल 500 करोड़ ऐसे फंड छत्तीसगढ़ के जनजातियों के आजीविका, जन कल्याण और शिक्षा के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो बजट है 275(1) उसमें जो डिमांड भेजी जाती है भारत सरकार की, वो जनजातियों से पूछ कर भेजी जाए, जनजातियों को पूछ कर भेजी जाए। मैं सरकारी पत्र देख रहा था, जून में जनजाति मंत्रालय से ये आदेश आया था कि प्रत्येक जिला के कलेक्टर और सहायक आयुक्त 14 मानकों में जनजातियों के लिए क्या चाहिए ये लिख कर दे। क्या किसी आदिवासियों को पूछा गया है? क्या किसी जनजाति को पूछा गया है?
मैं छत्तीसगढ़ ट्राइबल सब प्लान पर काम करता हूँ। टीकम बड़ाई भाई साहब मेरे साथ काम करते हैं। हम बजट की एक एक बारीकियों को नजर रखते हैं। किसी सहायक आयुक्त ने, किसी कलेक्टर ने किसी जनजाति समुदाय के या सर्व आदिवासी समाज के या किसी हमारे जनजाति के जानकार भाइयों से ये सलाह नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सलाह हमारे जनजाति के भाइयों से लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो जितनी डिमांड हमारे समाज की तरफ से पढ़ी जा रही थी, इन सब डिमांड का समाधान ट्राइबल सब प्लान में है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 40,000 करोड़ अकेले जनजाति का बजट है। नोट कर लीजिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 40,000 करोड़ का बजट अकेले जनजाति वर्ग का है। अनुपूरक बजट मिला के 45,000 करोड़ हो गए। तो इस 45,000 करोड़ के बजट में हम चाहते हैं कि हमारे जनजाति वर्ग को आजीविका के लिए कानूनी अधिकार मिले। हमने विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि महोदय ने सवाल लगाए थे, उसके जवाब में आदरणीय हमारी कैबिनेट मंत्री ने यह दिया कि 40,000 करोड़ के बजट में 2100 करोड़ का बजट आजीविका के लिए। जब उसको हमने खोल के देखा तो 1700 करोड़ अकेले बिजली विभाग के लिए, बच गए हमारे पास 500 करोड़। तो हम चाहते हैं कि आजीविका के लिए खास करके हमारे पास रियासत की जमीनें अब नहीं रही। हमारे पास एक तो जमीन है जो थोड़ा बहुत बच गया है, दूसरा हमारे पास है नौकरियों में, पदोन्नतियों में आरक्षण। मैं एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा जनजाति वर्ग हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कुछ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। और पूरे भारत भर में छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर जनजाति वर्ग का आरक्षण शून्य है। कैसे शून्य है, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। साथियों, ये हमारी पीड़ा है और मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा तो कहां पर बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय जी.आर. चुरेंद्र सर आयुक्त पद से रिटायरमेंट हुए हैं। हमारे आर.एस. नायक साहब डीआईजी पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, अब आगामी 20 साल में कोई मुझे कमिश्नर, कोई मुझे डीआईजी नहीं बन पाएगा लगता है। क्यों? 6 साल से जो उच्च पदों में जनजाति वर्ग लोग जाते हैं वो रोक लग गई है। 4 साल कोर्ट लड़ी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2 साल से कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप जनजाति वर्गों को पदोन्नति के पदों में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। लेकिन 2 साल से हम मंत्री दर मंत्री, विभाग दर विभाग ज्ञापन लेके घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जनजाति वर्गों को पदोन्नति के पदों में जितना जल्दी से जल्दी आरक्षण मिल जाए, हमारे जनजाति वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि मैंने कहा कि रियासतें अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो बच गया है, एक तो ये संवैधानिक अधिकार इस संविधान में बच गए हैं, दूसरा हमारे आरक्षण और बजट बन गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जनजाति के बजट में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा जनजातियों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो। उसके लिए जैसे तेलंगाना में कानून बना, आंध्र प्रदेश में कानून बना, पंजाब में कानून बना, ओडिशा में कानून बना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल सब प्लान के लिए जनजातियों के लिए कानून बन जाए। और पदोन्नति में आरक्षण नीति जल्दी। एक और विशेष डिमांड है, मैं लेट नहीं हो रहा हूं तो आदरणीय हमारे राजस्व मंत्री जी के लिए, आदरणीय छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी नहीं देंगे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन